एक महत्वपूर्ण काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके परीक्षा में पूछने की संभावना बन सकती है। आप अपनी राज्य को ध्यान में रखिए कि आप राज्य स्तरीय पेपर दे रहे हैं, राज्य का सबसे ऊपर सबसे हाईएस्ट पोस्ट के आप पेपर दे रहे हैं। देश अगर वैश्विक स्तर पे देखो तो कई सारे राष्ट्र भी हुए और कहीं ना कहीं भारत भी इससे इफेक्टेड होता हुआ दिखाई दिया। अगर किसी भी तरह का प्रश्न पेपर में बनता है जल डमरू से संबंधित, तो आपको इन मुद्दों के बारे में पता होना चाहिए। ये चीज हमें समझ में आ गया। दूसरी महत्वपूर्ण चीजें ये है कि सर व्हाट इज स्ट्रेट, ये कह सकते हैं कि सर जो आपने बोला कि स्टेट ऑफ जो हॉर्मूज है, ये स्टेट ऑफ हॉर्मूज दो कार्य कर रहा है। अब आप देखो ये प्रश्न है, ये कुछ इस तरह से बनेगा। हो सकता है कि ये प्रश्न आपको दे दिया जाए। समझ में आया? अभी पीछे हमने ये चीज आपको समझाई है, वही चीज हमने यहाँ पे मेंशन करके आपके सामने लिख दिया है। नमस्कार आप सभी विद्यार्थियों को, आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी जो मुख्य परीक्षा जून माह में आयोजित होने वाली है HCS की, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपकी दृष्टि हरियाणा जो YouTube चैनल है, इस पे हमने पहले भी आपको बताया था कि आपकी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए उससे संबंधित हर एक विषयों के जो कंटेंट्स होंगे वो आपको फ्री में मिलते रहेंगे, आंसर राइटिंग्स मिलती रहेंगी, तमाम तरह की चीज़ों को हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा कर रखा है। तो उसी सीरीज़ में अगर हम सब आगे बढ़े तो आज एक करंट से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके परीक्षा में पूछने की संभावना बन सकती है ना। अगर हम बात करें करंट अफेयर से रिलेटेड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, समसामयिकी से रिलेटेड ही है। जो भी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे लाइक करंट से जुड़ी हुई जोग्राफिकल चीज़ों को कवर करेंगे। करंट से जुड़ी हुई आपके हरियाणा का जोग्राफिकल हो सकता है, हिस्टोरिकल पॉइंट्स हो चुकता है। बाकी चीज़ों पे अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, फिलहाल टू द पॉइंट्स हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ठीक है। बाद में बात करेंगे सब चीज़ों पे। और साथ ही साथ पॉलिटिकल्स भी हो सकता है, इकोनॉमिकल भी हो सकता है, साइंस एंड टेक्स से जुड़ा भी हो सकता है ना। तमाम तरह की चीज़ें होंगी क्योंकि करंट एक ऐसा पार्ट ही है जो भी समसामयिकी के अंतर्गत आ रहा है। पिछले 2 साल 1.5 साल में जितनी सारी चीज़ें आई हैं सब आपको पढ़ना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब करंट से चीज़ें जुड़ी हुई होंगी तो उसको करंट के हिसाब से लिखना पड़ेगा, है ना। जब जीएस से संबंधित चीज़ें होंगी तो उसको जीएस से संबंधित बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके लिखना पड़ेगा। 2-3 चीज़ें बड़े इंपॉर्टेंट होती है कि सर अगर हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं, है ना, और अगर हम लेखन हमारी कैसी होनी चाहिए, शैली कैसी होनी चाहिए, किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। देखो जो अभी तक में हमने टिल अभी 2025 तक के जो मुख्य परीक्षा हुए, काफ़ी लोग के सिलेक्शंस हुए, चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, जो अपने नोन के हैं, जिनको मैं बहुत भली-भांति जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ, जिन बच्चों ने क्वालीफाई किया हुआ है। अभी रिसेंटली स्टेट पीसीएस में कुछ बच्चों ने क्वालीफाई किया था, फिर आपके 70th बीपीएससी के बच्चों ने क्वालीफाई किया, 60th 68 69 के कुछ बच्चे थे जो क्वालीफाई किए, है ना। तो वो लोग भी तो मुख्य परीक्षा लिख के गए, है ना। वो भी राज्य स्तरीय पेपर दिए, यूपीएससी का दिए नहीं है। स्टेट पीसीएस क्वालीफाई कर गए। स्टेट पीसीएस बोले तो उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, तो ये सभी गए ना मुख्य परीक्षा को लिख के। तो उसी के इक्विवेलेंट्स आपके पेपर होंगे। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से यूपीएससी की चीज़ें ही दे दी जाएगी, बोला जाएगा नहीं बच्चे आप यूपीएससी की तरह ही लिखो, ऐसा नहीं है ना। आप राज्य का अपने दे रहे हैं, यूपीएससी का नहीं दे रहे। यूपीएससी के चीज़ें हैं, मानते हैं, लेकिन पूरी तरह से हूबहू ऐसा हम कर दे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप अपनी राज्य को ध्यान में रखिए कि आप राज्य स्तरीय पेपर दे रहे हैं, राज्य का सबसे ऊपर सबसे हाईएस्ट पोस्ट के आप पेपर दे रहे हैं, तो उतने ही देना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं जाना है, बहुत कम भी नहीं जाना है, एक एवरेज में लेके चलना है, ठीक। तो अब तक में जो हमने देखा है, पहले वो महत्वपूर्ण चीज़ समझ जाइए कि आप जब आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो कैसे करें, किस चीज़ से लिखें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आता है, जो बच्चों में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि सर हम अगर लिखना चालू कर रहे हैं तो कैसे लिखें। फिर हम क्वेश्चंस पे भी आ जाएंगे, हम क्वेश्चन लिख के भी आपको दिखाएंगे, टॉपिक भी समझाएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे उस पर भी चर्चा करेंगे। तो एक प्रॉब्लम्स आता है कि बच्चे क्या करते हैं ना, पैराग्राफ में लिखते हैं, है ना, पैराग्राफ में लिखते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पॉइंट्स में लिखते हैं। क्या करते हैं, पॉइंट्स में लिखते हैं। ऐसे बच्चों के प्रश्न आते हैं बहुत सारे कि सर हम क्या करें, पॉइंट्स में लिखें या फिर हम पैराग्राफ में लिखें, है ना। ध्यान रखना, सबसे पहले मैं आपको बताऊं ना, आप खुद से सोचो ये चीजें कि आप पैराग्राफ में लिखोगे
अगर आप ही हो, हम कह रहे हैं कि कोई बच्चा है, पैराग्राफ में लिख के आपको दिया, आप हायर एजुकेशंस में, वो बच्चा आपसे भी कम में है, वो आपने कुछ उसको लिखने के लिए दिया, वो लिख के आपको दे रहा है, एक पैराग्राफ में लिख के दिया, एक वन मतलब लाइनर्स में पॉइंट्स बना के लिख के दिया, आप किसको पढ़ना ज़्यादा प्रिफर करोगे? सिंपल सा आंसर आपका आएगा कि सर इसको ना टू द पॉइंट्स बच्चे ने बता दिया, यही हम पढ़ देंगे, तो एग्जैक्टली मेरे को आसान लग रहा है, बहुत जल्दी से हम समझ गया कि बच्चा हम जो पूछे हैं उस चीज़ को बच्चे ने बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट हमें बता दिया है। एक होता है कि सर पैराग्राफ, अब जो एग्जामिनर होता है या आप भी होगे ना, तो पैराग्राफ को चेक करने के लिए एक एक लाइन से सब पढ़ना पड़ेगा, क्या लिखा है क्या लिखा है क्या लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं चीज़ें क्रिएट होने लगती हैं कि आसान ये लगता है, ये नहीं, एग्जामिनर के लिए भी आसान चेक करना कॉपी ये होता है पॉइंट टू पॉइंट। हाँ, अगर आपका ऑप्शनल पेपर है, आप कोई ऑप्शनल पेपर है, जैसे फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी ऑप्शनल लिया है, पॉलिटी लिया है, इकोनॉमिक्स लिया है, हिस्ट्री लिया, वो जो ऑप्शनल आपका मेन सब्जेक्ट है जिसमें आपका स्पेशलाइजेशंस है कि हम इसमें सर इसी से हम सब कुछ पढ़े हैं, इसमें सब कुछ हमें देना है, उसको आप पैराग्राफ में लिखिए, उसको पैराग्राफ में लिखिए, फ्लो चार्ट बनाइए, डायग्राम बनाइए, उसको लिखिए पैराग्राफ में। बाकी जो जीएस के सब्जेक्ट से कोशिश करिए कि पैराग्राफ में भी दीजिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उसको पॉइंट्स में समझाइए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एग्जामिनर का फोकस भी आएगा और अच्छे नंबर्स भी प्राप्त होंगे, जो अब तक हमने ट्रेंड्स में देखा है। जिन बच्चों ने पैराग्राफ में लिखा है, जिन बच्चों ने पॉइंट्स में लिखा है, दोनों के ना आंसर्स में मतलब आंसर्स में भी चेंजिंग देखने को मिलती है और नंबर्स में भी अंतर देखने को मिलता है। तो हम तो आपसे ये कहेंगे कि पॉइंट्स टू पॉइंट्स अच्छे से समझाते हुए लिखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अब टॉपिक्स के ऊपर आते हैं। सबसे पहले आज जो करंट के टॉपिक हैं, है ना, वो जुड़ा किससे है? तो सबसे इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। किससे जुड़ा हुआ है? आपका भूगोल से जुड़ा हुआ है ना, भूगोल से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संभवतः आपके पेपर में ये देखने को भी मिल सकता है। क्यों? बहुत हार्ड टॉपिक के रूप में है ये। टॉपिक आपका है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। स्टेट ऑफ हार्मूज मतलब हिंदी में अगर हम बोले कि हार्मूज जल डमरू, है ना, हार्मूज जल डमरू। अब आपको पता है कि सर अभी हमने जो देखा है, अभी पिछले 8 महीने 6 महीने में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा मुद्दे में रहा है, बहुत ज़्यादा। पूरी तरह से मध्य पूर्व जो देश है, मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज़ है, उसमें अस्थिरता देखने को मिली थी और वैश्विक स्तर पर ऑयल और जो आपके गैस एलपीजी वगैरह को अगर आप देखो तो काफ़ी चीज़ें बहुत प्रभावित भी हुई। इवन देश अगर वैश्विक स्तर पे देखो तो कई सारे राष्ट्र भी हुए और कहीं ना कहीं भारत भी इससे इफेक्टेड होता हुआ दिखाई दिया। और जिस तरह की अस्थिरता देखने को मिल रही थी, ऐसा अनुमान भी था कि कहीं ये और ज़्यादा ना बढ़े। अगर कहीं और ज़्यादा बढ़ता है तो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर एक इन्फ्लेशन भी देखने को मिलेगा, महंगाई भी बढ़ती जाएगी। हम आपसे जो बात कर रहे हैं ये करंट के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, है ना। हम ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से बात नहीं कर रहे हैं। हम समसामयिकी में ये चूंकि आया, चर्चा में आया, तो उससे संबंधित चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। ज्योग्राफी वाले टीचर जब आपको पढ़ाएंगे तो वो ज्योग्राफी से को रिलेट करके वो अच्छे से बताएंगे अगर ज्योग्राफी में पूछा गया, है ना। लेकिन करंट की जो चीज़ें होंगी बेटा, समसामयिकी से जुड़े होंगी, वो हम आपको बताएंगे। तो जल डमरू से संबंधित सबसे पहले जो चीज़ें हैं हम उसको समझेंगे, उसके बाद हम इसकी स्थिति को समझेंगे। 2-3 चीज़ें बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर में पूछा जाएगा जल डमरू से संबंधित। पहला है कि जो जल डमरू है उसके महत्व क्या है, मतलब महत्व का मतलब कि इसकी भौगोलिक महत्व क्या है, पहली चीज़ें। दूसरी महत्व चीज़ें आएंगी, एक एक पॉइंट्स लिखेगा, बाकी हम चीज़ों पे चर्चा करेंगे। क्या पूछा जा सकता है ये ध्यान रखिएगा। पहले भौगोलिक महत्व के बारे में पूछ सकता है एग्जामिनर, साथ में क्वेश्चंस भी अभी हम लोग करेंगे, ठीक है ना। फिर आर्थिक महत्व भी इसी में जुड़ता रहेगा, सब कुछ अभी देखेंगे सर, हम लोग घबराइएगा मत। एक क्वेश्चंस भी हम क्रिएट करेंगे आपके सामने ही और बताएंगे कैसे कैसे चीजें होगा, ठीक है ना। उसके बाद भौगोलिक के संग संग भौगोलिक एवं उसके बाद
स्ट्रेटेजिक क्या हो सकता है, तो रणनीतिक महत्व क्या है। अब सोचो कितना छोटा सा क्वेश्चन लेकिन कितने सारी चीजें हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए जानना है इसके अंतर्गत वो है भारत के संदर्भ में क्या स्थिति है, भारत इस चीज को कैसे देखता है। तो भारत के संदर्भ में, है ना, भारत के संदर्भ में बताना पड़ेगा इसको लेके। एक और आएगा आपका चुनौतियां, इससे संबंधित चुनौतियां क्या है वो बताना होगा। और लास्ट में आपको क्या लिखना पड़ेगा बेटा, निष्कर्ष लिखना पड़ेगा। क्या होगा, निष्कर्ष लिखना पड़ेगा। सर इसका निष्कर्ष है सबसे पहले तो ये है। अभी हम चर्चा करेंगे एक एक पॉइंट पे, हम आपको बताएंगे, अभी बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अभी जो चर्चा में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोले तो जलडमरू। अभी हम ये भी बताएंगे कि जलडमरू क्या होता है, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। लेकिन अगर किसी भी तरह का प्रश्न पेपर में बनता है जलडमरू से संबंधित तो आपको इन मुद्दों के बारे में पता होना चाहिए। पहली बात, जलडमरू की भौगोलिक महत्व क्या है, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। परिचय, परिचय के बाद भौगोलिक महत्व, फिर आर्थिक, रणनीतिक, भारत के संदर्भ में, भारत के रेफरेंस में क्या इंपॉर्टेंस है, भारत के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज कितना महत्व है, इन सब चीजों के बारे में होगा। फिर इसके चुनौतियां कौन कौन सी होंगी, और फिर बेटा इसका निष्कर्ष क्या होगा। इन सभी बिंदुओं को आपको लिखना होगा पॉइंट टू पॉइंट बना के, बहुत विस्तार नहीं। 250 वर्ड में भी मैक्सिमम 250 वर्ड होंगे, तो 250 वर्ड में भी आएगा तो इसको टू द पॉइंट्स आपको लिखने की जरूरत है। ठीक, मेरी बात समझ पा रहे हैं अच्छे से। तो हम ये बता रहे हैं जलडमरू के बारे में, मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में हम आपसे बता रहे हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर हम आपसे बात करें कि ये जो स्ट्रेट है, पहली बात ध्यान से समझिएगा कि ये जो स्ट्रेट है बेटा, स्ट्रेट बोले तो जलडमरू है, अगर आप देखो तो क्या है अगर हार्मोन्स के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहले जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज आता है वो ये आता है कि सर कौन कौन से ऐसे देश हैं जो इस पर निर्भर है। देश तो बहुत सारे हैं, है ना, निर्भरता बहुत है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि सर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, पहली बात कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लोकेशंस क्या है भारत के रेफरेंस में। तो देखो सबसे पहले अगर हमने कहा इंडिया हमारा है, इंडिया के आप वेस्ट में आओगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे सर अरब मिलेगा, अरब सागर मिलेगा, है ना। अरब सागर से थोड़ा ऊपर जाओगे नॉर्थ ईस्ट में तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट नहीं बोलते हैं इसको, सॉरी, नॉर्थ वेस्ट में आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान देखने को मिलेगा, है ना। गल्फ ऑफ ओमान से थोड़ा सा वेस्ट में आप जाओगे ना तो आपको क्या देखने को मिलेगा वेस्ट में, तो आपको मिलेगा क्या, पर्शियन गल्फ, है ना, फारस की खाड़ी। पर्शियन गल्फ ये हो गया, गल्फ ऑफ ओमान ये हो गया। अब यहीं पे एक संकीर्ण रास्ता है। संकीर्ण रास्ता का मतलब क्या होता है, एक पतला सा संकीर्ण रास्ता है, यही है क्या, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना, स्ट्रेट ऑफ क्या है, हॉर्मुज है, लाइक दिस। पहले फिगर को देख लीजिए फिर हम इसको और भी अच्छे से आपको समझाएंगे। पहले इस चीज को देखिए ध्यान से, हम बिल्कुल जीरो से आपको लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब आप ये देखिए, सबसे पहले जो हमने बताया कि ये रहा आपका गल्फ ऑफ ओमान और ये रहा आपका पर्शियन गल्फ। तो गल्फ ऑफ ओमान को पर्शियन गल्फ से कौन जोड़ रहा है, तो आप बोलोगे सर ये जो आपको चोक पॉइंट दिखाई दे रहा है ये है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये क्या कर रहा है, इस चीज को कनेक्ट कर रहा है, किसको, इस पर्शियन गल्फ से गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। कौन कनेक्ट कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है भाई। ये बेसिक चीज है, ये फिगर आप बनाओगे तो आप बना लोगे। अच्छा जी, ये चीज हमें समझ में आ गया। दूसरी महत्वपूर्ण चीजें ये है कि सर व्हाट इज स्ट्रेट, है ना। पहले बेसिक चीज समझ जाइए कि सर स्ट्रेट होता क्या है। स्ट्रेट का मतलब बेटा हिंदी में बोलते हैं इसको जलडमरू, है ना। जलडमरू की अगर हम बात करें तो सर ये होता क्या है, देखो जलडमरू, है ना, या स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब सिंपल सी बात है कि सर हम अगर स्ट्रेट बोले, स्ट्रेट सीधा, जलडमरू का मतलब होता है जल डमरू, मतलब कहने का सेंस ये कह रहा है
कि दो बड़े वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करना और दो बड़े लैंड मास को अलग करने का अगर कोई कार्य करता है तो वो कौन करता है? जल डमरू करता है, स्ट्रेट करता है। ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण स्ट्रेट हैं विश्व के, जो वैश्विक स्तर पर राष्ट्रों को आपस में जोड़ना, साथ ही साथ महाद्वीपों को आपस में जोड़ना, या फिर आप कह सकते हो कि देशों के मध्य, है ना, राष्ट्रों के मध्य जो व्यापार होता है, संबंध होता है ना, उन सभी में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी क्या है? निभाता है। अब इसके बहुत सारे महत्व हैं, चर्चा हम करेंगे बाद में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये क्या करता है कि दो बड़े पानी के मतलब वाटर बॉडीज को ध्यान रखिएगा, दो बड़े वाटर बॉडीज है ना को ये क्या करता है बेटा? जोड़ता है। पहले तो ये ध्यान रखिएगा, दो बड़े वाटर बॉडीज को जोड़ने का कार्य करता है। और लैंड मास को ध्यान रखिएगा, लैंड मास को ये क्या करता है बेटा? अलग करने का कार्य करता है। फिर आपके मन में आएगा सर ये कैसे हो गया? अब आप देखो कैसे, मैंने आपको भी जस्ट समझाया है। हमने आपको क्या बोला? सपोज कि ये अपन का प्यारा भारत है, ठीक है ना, एग्जाम्पल पे लेके चल रहे हैं हम। जब इसके इस तरफ आएंगे तो हमें क्या मिलेगा? अरेबियन सी मिलेगा। अरेबियन सी से जब हम किधर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो आप कहोगे सर गल्फ ऑफ ओमान मिलेगा। गल्फ ऑफ ओमान है ना, ये है गल्फ ऑफ ओमान, ध्यान रखिए। और गल्फ ऑफ ओमान से जब हम वेस्ट की तरफ जाएंगे, है ना, ध्यान रखिएगा, हम ऐसे ले लेते हैं, अगर हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो हमें इधर क्या देखने को मिलेगा? तो आप बोलोगे सर पर्शियन गल्फ देखने को मिलेगा। क्या है? पर्शियन गल्फ। और पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान लाइक दिस। तो इसका मतलब सर यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये है हमारा पर्शियन गल्फ और ये है हमारा गल्फ ऑफ ओमान। ओमान यहाँ पे कंट्री भी है, बाकी कंट्री है। ये क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। ये क्या है? स्ट्रेट है। ये ऊपर कौन बैठा है? तो आप बोलोगे सर ईरान बैठा हुआ है। तो ये क्या है? स्ट्रेट है। ये क्या है? स्ट्रेट है। और यही है आपका हॉर्मूज। तो एक बात बताओ आप, अभी जस्ट हमने आपको एक चीज और समझाया है कि ऊपर देखो आपको ईरान देखने को मिल रहा है, नीचे अगर आप देखो तो यूएई वगैरह देखने को मिल रहा है, ओमान भी देखने को मिल रहा है ना, सभी देश, सऊदी अरब भी देखने को मिल रहा है ना। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सर जो आपने बोला कि स्टेट ऑफ जो हॉर्मूज है, ये स्टेट ऑफ हॉर्मूज दो कार्य कर रहा है। पहला काम कर रहा है कि दो वाटर बॉडीज को क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है, जोड़ रहा है। वो कौन सा है बेटा? तो आप बोलोगे फारस की खाड़ी, है ना बेटा। फारस की खाड़ी को किससे जोड़ रहा है? तो आप बोलोगे सर ये जोड़ रहा है किससे? तो किससे जोड़ रहा है? अभी मैंने ना गल्फ ऑफ ओमान से, है ना। तो किससे जोड़ रहा है? आपका ओमान से, है ना, इससे जोड़ दिया। गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ रहा है कौन? स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अच्छा, तो अभी तो आपने बताया ना सर कि ये तो दो वाटर बॉडीज को जोड़ दिया। अब फिर ये हमें दिखाई दे रहा है कि सर लैंड मास को भी अलग कर रहा है। क्या कर रहा है? लैंड मास को भी क्या कर रहा है बेटा? अलग कर रहा है। अब वो लैंड मास कौन कौन से? तो आप बोलोगे सर अगर ये पानी बीच में आ गया तो लैंड तो अलग अलग हो गया। हाँ बेटा, इधर लैंड एक इधर चला गया, एक लैंड इधर चला गया, दो लैंड हो गए। तो इधर जो लैंड होगा हम कह सकते हैं ईरान, ऊपर में ईरान है, और इधर कौन है? तो यूएई है। इधर ओमान भी है बेटा। तो चूंकि बड़ा है तो हम कई सारे देशों को कंसीडर कर सकते हैं, कई सारे लैंड मास को कर सकते हैं। यहाँ पे ये है, फिर आपको सऊदी अरब भी दिखेगा, ऊपर कतर दिखेगा, कई सारे आ जाएंगे। तो हम ईरान को लेकर जोड़ सकते हैं, ईरान ओमान भी कर सकते हैं, ईरान यूएई भी कर सकते हैं। तो दो लैंड मास को ये अलग कर रहा है, ध्यान रखिएगा, दो लैंड मास को अलग कर रहा है, दो वाटर बॉडीज को जोड़ रहा है। तो वाटर बॉडीज कौन है? फारस की खाड़ी है, और गल्फ ऑफ मतलब क्या है? ओमान है। कहने का मतलब ये हो गया कि जो स्ट्रेट होता है, जो स्ट्रेट है, ध्यान से समझते चलिएगा एक एक पॉइंट्स। जो स्ट्रेट है मतलब जो जल डमरू है बेटा, ये एक संकीर्ण रास्ता है। क्या है? हम ये कह सकते हैं कि सर ये एक संकीर्ण रास्ता है, एक पतला नैरो क्या है? रास्ता है। ध्यान रखिएगा क्या है बेटा?
नैरो क्या है, एक संकीर्ण रास्ता है। देखो आप पतला सा रास्ता दिखाई दे रहा है, ध्यान से समझिएगा तब इसको लिख पाएंगे। एक संकीर्ण रास्ता है जो दो वाटर बॉडीज को, बड़े वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ रहा है। अब जोड़ रहा है तो अगर आप देखो एक चीज को और आप समझ सकते हो कि सर ये फारस की खाड़ी हो गया है ना, अब यही तो आपस में ऐसे स्ट्रेट आ जाएगा। फिर इसने किसको जोड़ दिया सर, तो हमने देखा गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ा, और गल्फ ऑफ ओमान नीचे आएगा इधर, तो ये किसको जोड़ देगा, तो आप बोलोगे सर ये अरेबियन सी को जोड़ देगा। अब आप सोचो कितना इंपॉर्टेंट है ये, अरेबियन सी को इधर जोड़ा। अब अरेबियन सी से जब आप इधर चले आओगे तो आपको इधर, अब इधर क्या देखने को मिलेगा, है ना, ये मिडिल ईस्ट है, ये अफ्रीका वाला भाग हो गया। अब ये क्या है, गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन है। अब यहां पे क्या है, यहां भी तो एक स्ट्रेट है ना, इसको क्या कहते हैं, बाबल मंदेब। क्या है बेटा, बाबल मंदेब। अब ये भी एक स्ट्रेट है, यहां पे देखो ऐसे बहुत सारे स्टेट है। ये क्या है बेटा, रेड सी है। अब रेड सी से होते हुए इधर क्या है, स्वेज नहर है, इधर क्या है, अकाबा नहर है, तो स्वेज, अब ये रेड सी हो गया, रेड सी से स्वेज नहर, स्वेज नहर से आप कहां पहुंच जाओगे, तो आप बोलोगे सर हम मेडिटेरियन सी पहुंचेंगे, और मेडिटेरियन सी से हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो यहां पे एक और स्ट्रेट मिलेगा, एक और स्ट्रेट मिलेगा, इसे हम स्ट्रेट ऑफ क्या कहते हैं, गिब्राल्टर कहते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा, स्टेट ऑफ गिब्राल्टर कहते हैं। और फिर ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन को क्रॉस करता है बेटा, और फिर ये कहां पहुंच जाएगा, नॉर्थ अमेरिका पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा, नॉर्थ अमेरिका पहुंच जाएगा। तो आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि सर स्ट्रेट जो है ना, ये चीजों को कनेक्ट करता है, ध्यान से समझिएगा, वाटर बॉडीज को किस तरह से कनेक्ट कर रहा है, लेकिन मेन क्या है हमारा, फारस की खाड़ी को किससे, गल्फ ऑफ ओमान से, और गल्फ ऑफ ओमान क्या करता है, अरेबियन सी से जोड़ने का कार्य करता है। तो स्ट्रेट ऑफ जो हॉर्मूज है वो बेसिकली कार्य क्या करता है, एक संकीर्ण रास्ता है, एक पतला रास्ता है जो कि स्ट्रेट मतलब फारस की खाड़ी को, पर्शियन गल्फ को किससे, गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी से जोड़ने का कार्य करता है। यह बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। दो वाटर बॉडीज को आपस में क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, और दो लैंड मास को अलग कर रहा है। इसका मतलब ईरान को अलग कर रहा है यूएई से, तभी तो ये बीच में, तो ईरान को यूएई से अलग कर रहा है। आशा करते हैं कि ये चीज आप समझ गए होंगे कि जल डमरू होता क्या है, एक संकीर्ण रास्ता होता है जो दो वाटर बॉडीज को, दो बड़े वाटर बॉडीज को जोड़ने का काम करता है और दो बड़े लैंड मास को अलग करने का कार्य करता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, बेसिक इंफॉर्मेशंस। उसके बाद हमने आपको क्या बता दिया, वाटर बॉडीज के बारे में बता दिया, इसके बारे में बता दिया। एक महत्वपूर्ण चीज और आता है बेटा, इन सब जो चीज बता रहे हैं ना, ये चीज ध्यान रखिएगा, लिखने में अभी बहुत काम आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, लिखने में ये बहुत काम आएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है ना, ध्यान रखिएगा, स्टेट ऑफ हॉर्मूज जो है ना बेटा, जैसे अगर हम बात करें कुछ देश है ना, जैसे कुवैत है ना, यूएई, सऊदी अरब, ओमान और भी देश हैं। इन देशों का बेसिकली अगर हम आपको बात करें कि जो इनका ऑयल का या किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के जो इनके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हैं, है ना, ध्यान रखिएगा, ये सब कुछ यहीं से जाता है, मतलब हॉर्मूज से जाता है। पहली बात तो ये, इसकी इंपॉर्टेंस को भी समझते चलिएगा, आगे इन्हीं को हम करके आपको लिखवाएंगे भी अच्छे से। ठीक, ये सभी देश है, बहुत सारे मिडिल ईस्ट के यहाँ पे कंट्रीज जो मिलेंगे ना, ध्यान रखिएगा, जो भी देश आपको मिडिल ईस्ट के देखेंगे इस साइड के, वो सभी क्या करते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ही एक्सपोर्ट या इंपोर्ट्स, जो भी व्यापार होते हैं, ट्रेड होते हैं, वो यहीं से करते हैं। अगर हम बात करें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का ग्लोबल जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मतलब कि यहां से कितने प्रतिशत का व्यापार होता है वैश्विक स्तर का, तो ये जो वैश्विक स्तर का व्यापार है बेटा, ये भी ध्यान रखिएगा, ये कुल वैश्विक स्तर अगर हम बात करें ना, वैश्विक, तो ये कितना है, 20% है। कितना है बेटा, 20% है। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि विश्व का जो व्यापार है उसका 20% आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से डायरेक्ट होता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे किसी तरह की
अस्थिरता देखने को मिलती है तो वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है वो कितनी बड़ी प्रभावित होगी, आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं। मेरी बात समझ में सबको आ रही है कि हाँ सर आ रही है? तो ग्लोबल जो मार्केट है वो 20% कहीं ना कहीं ये कैप्चर करके रखा है। प्रतिदिन आपको पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लगभग 20 से 21, ठीक है, मिलियन, है ना, ध्यान रखिएगा, मिलियन बैरल, सोच लो आप, क्या होता है, तेल, प्रतिदिन, प्रतिदिन 20 से 21 मिलियन वैश्विक स्तर की बात हम कर रहे हैं। 20 से 30 के समथिंग की प्रतिदिन बैरल तेल निकलते हैं, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ 20 से 25% जो समुद्री व्यापार है वैश्विक स्तर पे, ये हमने बताया 20 से 25% वैश्विक स्तर पर आपको देखने को मिलता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है कि सर भारत कितना इस पर निर्भर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर। तो भारत की जो निर्भरता है इस चीज के ऊपर, ध्यान रखिएगा, ये लगभग है बेटा 45 से 50% के आसपास की कहानी है, या तो इसको आप लिख सकते हो 40 से 50% की कहानी है जो कि भारत निर्भर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर। अब इसकी भी बहुत सारी चीजें हैं, हम अभी आपको लिख के जब बताएंगे तो और चीजें अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम अगर ऐसे से बताते चलेंगे तो आपके दिमाग में गायब भी होने लगेगा, सर अब इसके बाद हम क्या लिखे, इसके बाद हम क्या लिखे। तो एक कंप्लीट आंसर राइटिंग्स अभी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो हमने 2-3 चीजें आपको महत्वपूर्ण समझाई है। सबसे पहले कि स्ट्रेट के ऊपर क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं वो हमने बताया। दूसरी बात हमने समझाया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति के बारे में बताया है, ये क्या होता है उसके बारे में हमने समझाया है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है, तो इस मैप के माध्यम से हमने आपको समझा दिया कि कहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन है इसका, ठीक है। उसके बाद हमने आपको समझाया है कि हॉर्मुज होता क्या, मतलब स्ट्रेट होता क्या, जलडमरू क्या होता है, हमने बताया संकीर्ण रास्ता होता है बेटा। फिर हमने वैश्विक स्तर पे इसके महत्व को समझाया कि वैश्विक स्तर पे इसके महत्व क्या है और भारत के लिए कितना ये महत्व रखता है उसके बारे में बताया है। अब तीसरा महत्वपूर्ण चीज ये आती है कि सर ये अभी हाल ही में अचानक से क्यों चर्चा में आया। अब देखो इसके बहुत सारे कारण हैं, ठीक है, कारण बहुत सारे हैं, लेकिन हम आपको कोशिश करते हैं मुख्य चीज बताने की। पहली बात चर्चा में जो आने कारण हुआ, आपको पता है किसके कारण, इजराइल वर्सेस ईरान, है ना, आपस में डिस्प्यूट्स देखा गया। अब चूंकि ये जो वॉर डिस्प्यूट्स था इजराइल और ईरान के मध्य में था, लेकिन इजराइल को सपोर्ट कौन कर रहा था, यूएसए सपोर्ट कर रहा था। तो कहीं ना कहीं इजराइल तो साइड में आया, यूएसए फ्रंट पे आ गया। तो यूएसए और ईरान के बीच में अभी हाल ही में जिस तरह से डिस्प्यूट्स देखा गया, अब फिर मन में प्रश्न आएगा कि सर ये डिस्प्यूट्स क्यों देखा गया, क्या ऐसा कारण आ गया कि आपस में मतभेद हो गया। मतभेद का मतलब जैसे दो लोग के बीच में होता है, वैसे ही वैश्विक स्तर पे दो देशों के बीच में डिस्प्यूट्स हो गया, किसी कारण से हुआ होगा। अब कारण तो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य कारण था जिसकी वजह से अमेरिका ने इस वॉर में एंटर किया इजराइल और ईरान के बीच में, वो ये था कि अमेरिका ये चाहता था कि ईरान किसी भी हाल में एक न्यूक्लियर पावर कंट्री ना बन पाए, बिकॉज ऑफ कि ईरान कोशिश कर रहा है ना। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, है ना, हम अगर हम बहुत डीप में जाएंगे तो बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी, लेकिन हम आपको मतलब कट करके आपके परीक्षा के अनुसार जो महत्व है उसके इंपॉर्टेंट चीजें सिर्फ उस पर चर्चा करेंगे। तो ईरान क्या है ना, वो कोशिश कर रहा है कि किस तरह से हम एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बन जाए, उस चीज को लेके ईरान प्रॉपरली प्लानिंग के संग टेस्ट वगैरह कर रहा है। और अमेरिका ये चीज नहीं चाहता है कि ईरान कभी भी एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बने, बिकॉज ऑफ कि अगर ऐसा होता है, ऐसा यूएसए का मानना है कि मिडिल ईस्ट के अंदर एक अस्थिरता पैदा होगा और वैश्विक स्तर पर एक चिंता पैदा हो जाएगा। कारण क्योंकि एक इस्लामिक कंट्री है, और ऐसा उनका मानना है, मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा उनका स्टेटमेंट है कि इस्लामिक कंट्री है। और जिस तरह से अगर हम देखें, इराक हो गया, अफगानिस्तान हो गया, मतलब तालिबान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सभी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे आईएसआई हो गया, आतंकवादी हो गए। अगर ऐसी कुछ सिचुएशंस बनती है और किसी गलत के हाथ में ये चीज अगर चला जाता है या अपने मनमानी करते हैं, तो वैश्विक स्तर पर ये बहुत बड़ा चिंता का विषय हो जाएगा।
तो अमेरिका कभी नहीं चाहता है कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बने। तो अमेरिका का मेन विजन ये था, ये अमेरिका का ये विजन नहीं था कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दे, ऐसा कुछ नहीं था। उसका बस इतना था कि भाई ईरान जो टेस्टिंग कर रहा है न्यूक्लियर पावर को लेके, न्यूक्लियर प्लांट्स को लेके, वो बिल्कुल भी न्यूक्लियस बम को लेकर वो बिल्कुल भी ना करे, वो ऑफिशियली बोल दे हम नहीं करेंगे, ये सब चीज खत्म हो जाएगा। जब अमेरिका ने ऐसा प्रेशर बनाया वैश्विक स्तर पर ईरान के ऊपर, तो ईरान को एक ही चीज देखा कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ना, उस पे जो सबसे ज्यादा प्रभुत्व है वो ईरान का ही है, ईरान के अंदर में आता है। जैसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का का कहीं ना कहीं भारत, आप देखोगे तो भारत का प्रभुत्व है वहां पे। स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर अमेरिका का है। तो वैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसका प्रभुत्व देखने को मिला, तो ईरान का देखने को मिला। तो ईरान को समझ में एक ही चीज आएगी, अगर हम इसको चोक पॉइंट जो हमारा है ना, अगर हम इसको चोक कर दे, तो वैश्विक स्तर पर जो 20% का बाजार है, बाजार का ये रास्ता है, ये कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर की जो अर्थव्यवस्था है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा। अब इस चीज को लेकर चीजें आगे बढ़ती गई और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन गया। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं जो हम लोग चर्चा कर सकते हैं, बहुत डीप में भी जा सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके जा सकते हैं, हम इजराइल की कहानी को भी लेके जा सकते हैं कि सर इजराइल और ईरान के बीच की जो ये वॉर है, जो एक डिस्प्यूट्स है, क्या ये नया है? नहीं बेटा, नया नहीं है, ये बहुत पुराना है, आज का नहीं है। पहली बात तो ईरान जो है ना, ईरान के संग कुछ और ऐसे इस्लामिक कंट्रीज है जो इजराइल को एक देश मानते ही नहीं है, और इजराइल भी ये, अब इजराइल की भी बहुत सारी कहानियां हैं। इजराइल भी नहीं चाहता है कि ईरान एक पावरफुल कंट्री बने, भविष्य के लिए इजराइल के लिए दिक्कत हो जाएगा। और ईरान क्यों नहीं मानता है कि इजराइल एक देश है? बिकॉज ऑफ कि ईरान का ये कहना है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, जिस तरह से जर्मनी, हिटलर, है ना, हिटलर को हराया गया, हिटलर हारा नहीं, हिटलर को हराया गया, है ना, मतलब होता है ना घर में ही खाना खाना और घर में ही छेद कर देना, ऐसी कुछ कहानियां बनी थी। कब? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में। यहूदी ये जो सभी इजरायली हैं ना, एक समय था। अब इसकी पूरी हिस्टोरिकल कहानी है, इसलिए बोला ना हम आपको बहुत डीप में लेके नहीं चलेंगे, हम टू द पॉइंट चर्चा कर रहे हैं कि इससे संबंधित क्या प्रश्न बन सकता है और आप इसको कैसे टैकल करेंगे, परीक्षा में क्या क्वेश्चंस बन सकता है। तो आइए सबसे पहले प्रश्न देखते हैं कि सर इससे संबंधित क्या प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो इस पे जो संभावित बेटा प्रश्न बनेगा वो क्या बन सकता है, सबसे पहले ये लिखिएगा, क्वेश्चंस क्या बन सकता है। हरमुज जल डमरू है ना, जल डमरू विश्व की ऊर्जा, विश्व की ऊर्जा, भू राजनीति, भू राजनीति का सबसे का सबसे संवेदनशील संवेदनशील क्या है? चोक पॉइंट है, चोक कर देगा, वहां से कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता, चोक पॉइंट है। चोक पॉइंट है, ये क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा। ठीक, भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए, क्वेश्चंस, भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए के मत लिखिएगा, भारत की ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में लिखिएगा, संदर्भ में इस कथन का, इस कथन का विश्लेषण कीजिए,
विश्लेषण विश्लेषण कीजिए। अब आप देखो ये प्रश्न है, ये कुछ इस तरह से बनेगा। हो सकता है कि ये प्रश्न आपको दे दिया जाए कि इसको आप 150 वर्ड में लिखिए, क्या पता लिख दे 250 वर्ड में लिखिए, है ना, शब्दों में, कुछ भी एग्जामिनर दे सकता है आपको। अब क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से देखिए तो क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है, इस बात को ध्यान से समझिए। क्वेश्चंस में ये कह रहा है कि जो हार्मूज जल डमरू है वो विश्व की, है ना, ऊर्जा साथ ही साथ भू राजनीति का सबसे संवेदनशील चौक पॉइंट है। और अभी हमने आपको इस चीज को लेके समझाया कि वैश्विक स्तर का जो मार्केट है, जो बाजार है, उसका लगभग 20% जो व्यापार है वो इसी चोक पॉइंट बोले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही होकर गुजरता है। भारत का लगभग 40 से 50% का जो व्यापार है वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। भारत इसी से एलपीजी हो गया, क्रूड ऑयल वगैरह हो गया, यही से व्यापार करता है। सेकंड्स क्या कहता है कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिए। तो पहला, इसमें आपको जलडमरू बताना है, मतलब परिचय स्टार्ट करना है। परिचय स्टार्ट करते हुए जल डमरू, कौन सा, हार्मूज जो जल डमरू है उससे आपको शुरुआत करना है, बिकॉज हमने सब बता दिया है आपको। अब उसका जो भौगोलिक महत्व है उसको बताना पड़ेगा। फिर आर्थिक और जो अभी जस्ट हमने पीछे बताया है रणनीतिक जो महत्व है उसको आपको बताना पड़ेगा। फिर भारत के संदर्भ में बताना पड़ेगा क्योंकि यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बाद आपको चुनौतियां बतानी पड़ेगी और लास्ट में निष्कर्ष लिखना पड़ेगा। तब जाके बेटा एक कंप्लीट आंसर राइटिंग आपका होगा। आइए देखते हैं कि वो चीजें क्या हो सकती हैं, कैसे कैसे हम लोग इस चीज को लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें आप फ्लो चार्ट्स भी बना सकते हैं, लास्ट में हम फ्लो चार्ट्स भी बना के आपको दिखाएंगे अच्छे से। ठीक, अगर आपको इसको लिखना है, सबसे पहले लिखने के लिए आप क्या करोगे, इसमें सबसे पहले स्टार्ट कहां से करेंगे आप, परिचय से, है ना। परिचय आप दोगे कि सर स्टेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में पूछा जा रहा है। अब स्टेट ऑफ हॉर्मूज को लेके हमने अभी जस्ट समझाया कि इसकी स्थिति कहां पे है। तो सबसे पहले उसकी स्थिति के बारे में लिखिए कि हॉर्मूज जल डमरू ईरान के उत्तर तथा ओमान के दक्षिण, है ना, ओमान के कहां पे बेटा, एक सॉरी, मुसुंदरम प्रायद्वीप, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओमान के मुसुंदरम प्रायद्वीप के दक्षिण के बीच स्थित एक संकीर्ण, अभी हमने बताया ना, स्थित एक संकीर्ण जल मार्ग है। क्या है बेटा, जल मार्ग है। ठीक, ये परिचय के तौर पे आप बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जल मार्ग है, और कोशिश करिए कि इस चीज को पॉइंट टू पॉइंट बताने के लिए और इंपॉर्टेंट अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट बता दिया। दूसरा पॉइंट इसमें आप लिख सकते हो, इसकी लंबाई किसकी, स्टेट ऑफ हॉर्मूज की, लाइक दिस। हमने बोला क्या, ये है आपका पर्शियन गल्फ, ऐसे ना आप बना सकते हो एज अ माइंड मैप। तो आप इसको लिख सकते हो पर्शियन गल्फ। ठीक, अब इसको इस तरह से चौक बना सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप दिखा सकते हो, और इसको यहां पे आप दिखा सकते हो, ये क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज।
है ना, और इसको क्या है, गल्फ ऑफ ओमान, ओमान GOO, है ना, पर्शियन गल्फ। इस तरह करके मैप में आप शो ही कर सकते हो। यहाँ पे आप ऊपर में ऐसे करके एक माइंड मैप में दिखा देना ईरान, और इस जगह को आप दिखा देना, इस जगह को आप दिखा देना UAE, है ना, और भी देश है, US, सऊदी अरब है, कुवैत है, ये सब है। बस आप मुख्य चीज़ ऐसे करके दिखा देना जिससे एग्जामिनर को ये समझ में आ जाए, और इधर दिखा देना अरेबियन सी, है ना, क्या है, अरेबियन सी। इस तरह से आप एक माइंड मैप बता देना। अब ये है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो अब इसमें लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसकी लंबाई लगभग 167 किमी है, किमी, किमी है, तथा सबसे तथा सबसे संकीर्ण संकीर्ण चौड़ाई, संकीर्ण चौड़ाई मात्र मात्र 33 से 39 किमी की है। कितना है बेटा, 33 से 39 किमी है, ठीक। और क्या पॉइंट जोड़ सकते हैं इसमें, यह फारस की खाड़ी को गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी से जोड़ने का कार्य करती है, ये भी लिख सकते हैं। यह फारस की खाड़ी को गल्फ ऑफ ओमान व अरब सागर से जोड़ता है, से क्या करता है बेटा, जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिख सकते हैं हम सभी, विश्व का सबसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं, विश्व का सबसे महत्वपूर्ण तेल चोक पॉइंट, चोक पॉइंट होने के कारण होने के कारण यहां से प्रतिदिन होने के कारण यहां से यहां से प्रतिदिन औसतम औसतम 20 से 21 मिलियन बैरल, अभी पीछे हमने बताया है, प्रतिदिन 20 से 21 मिलियन बैरल, 20 से 21 मिलियन बैरल तेल व पेट्रोलियम, तेल व पेट्रोलियम, तेल व पेट्रोलियम उत्पाद गुजरते हैं,
इसी तरह से लिखना है बेटा, ध्यान रखिएगा। उत्पाद क्या है बेटा? गुजरते हैं। जो वैश्विक समुद्री तेल व्यापार का, जो वैश्विक समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20 से 25% है। क्या है? 20 से बेटा 25% के आसपास है। 20 से 25% है। ठीक है, क्या है? 20 से 25% है। ठीक, ये पॉइंट्स हो गया। नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोला हुआ था? किसके बारे में बोला था? विश्व की ऊर्जा भू राजनीतिक के बारे में बोला था। अब यहां पे आइएगा, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिएगा, भौगोलिक महत्व। जो हमने कहा इस पे संबंधित ये चीजें मिलेंगी, भौगोलिक महत्व। इसको भी पॉइंट्स में ही लिखिएगा, कोई पैराग्राफ की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, भौगोलिक महत्व में इसकी संकीर्ण, जो कि पतला है, तो इसकी संकीर्ण भौगोलिक संरचना इसे चोक पॉइंट बनाती है। ठीक, नेक्स्ट, फारस की खाड़ी तेल के निर्यात का एकमात्र समुद्री रास्ता होने के कारण, समुद्री रास्ता समुद्री रास्ता होने के कारण ईरान को रणनीतिक ठीक है, लाभ मिलता है। क्या है? रणनीतिक लाभ मिलता है। ठीक है, तो 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट इसमें आप क्या लिख सकते हो? बेसिकली यहां पे जो आपके सीप वगैरह होते हैं उसके 2 लेन हैं, ये भी लिखना इंपॉर्टेंट है। कितने हैं? 2 लेन है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे लिख सकते हैं इस पॉइंट्स के आगे, यहां 2 शिपिंग लेन है। ठीक है, जिसकी चौड़ाई मात्र 3.7 किमी है। ठीक है, किमी है। कई द्वीप
कोई कई द्वीप ईरान के नियंत्रण में है। जो सैन्य दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जो सैन्य दृष्टि से क्या है बेटा, महत्वपूर्ण है। सैन्य दृष्टि से क्या है, बहुत क्या है, महत्वपूर्ण है। किसके लिए, ईरान के लिए। समझ में आया। अभी पीछे हमने ये चीज आपको समझाई है, वही चीज हमने यहाँ पे मेंशन करके आपके सामने लिख दिया है। ठीक, तो भौतिक महत्व हो गया। अब इसकी क्या हो जाएगी, आर्थिक और रणनीतिक महत्व क्या होगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, अभी हमने चर्चा किया आपको लेके। तो इसकी आर्थिक व रणनीतिक महत्व, ये भी कर लेते हैं। इसको भी पॉइंट्स में लिखिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आर्थिक, अब आपने वैश्विक स्तर पे भी देख लिया, भारत की स्थिति को भी देख लिया है ना। तो इसमें आप पॉइंट्स क्या लिखेंगे, यह मार्ग मुख्य रूप से अभी हमने पीछे बताया ना आपको, सऊदी अरब हो गया, ओमान हो गया, यूएई हो गया, ओमान यूएई है ना, ये अभी जस्ट हमने बताया। तो यह मार्ग मुख्य रूप से सऊदी अरब, यूएई, कतर, यूएई, कतर, कुवैत तथा इराक, कुवैत तथा इराक के तेल का निकास है, तेल का निकास है, यहीं से निकलता है, एक्सपोर्ट करते हैं, निकास है। ठीक है, एशिया के देशों, जैसे भारत, चीन, जापान को 80% तेल इसी रास्ते से मिलता है। क्या है, इसी रास्ते मिलता है। ठीक है, व्यवधान की स्थिति में, मतलब कोई समस्या अगर आती है, व्यवधान की स्थिति में वैश्विक तेल कीमतें बढ़ जाती हैं या फिर आसमान छूती हैं, आसमान छूती है। इससे
महंगाई वैश्विक स्तर पे, मुद्रास्फीति बढ़ती है। तथा आर्थिक मंदी तथा आर्थिक मंदी का खतरा पैदा होता है। आर्थिक मंदी का खतरा पैदा होता है। ठीक है, आर्थिक मंदी का खतरा पैदा होता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें 3 लाइन 4 लाइन बहुत है, और भी है, हम लोग इसको ऐड ऑन करके और बड़ा बना सकते हैं, बट इतना पर्याप्त है। मुख्य जो पूछा गया है उसको लेके केवल टू द पॉइंट्स अगर आप लिखते हो तो ज्यादा बेहतर है। अब लास्ट में क्या बोला गया था भारत के संदर्भ में? भारत के संदर्भ में, ठीक है। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक मतलब इंपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसमें हम इस पॉइंट्स को लिख सकते हैं, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। यद्यपि विविधीकरण जैसे रूस, ठीक है, अमेरिका, और अफ्रीका से मध्य पूर्व पर निर्भरता कम हुई है। क्या हुई है बेटा? निर्भरता कम हुई है। ठीक है, फिर भी कितना है? 40 से 50%। फिर भी 40 से 50% कच्चा तेल और कच्चा तेल और एलपीजी का बड़ा हिस्सा हरमुज मार्ग से क्या है? आता है। क्या है बेटा? आता है। हरमुज मार्ग से क्या है? भारत का आता है। समझ में एक एक चीज आ रही है ना? इस सब पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, टू द पॉइंट्स आपको करना है। ठीक है, अब इन सब से बहुत सारी समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। जैसे यहाँ पे पॉइंट्स लिख के देख सकते हैं, अगर इनकेस ये अफेक्टेड होता है तो इससे आपको क्या नुकसान देखने को मिलेगा? जो हमारा करंट अकाउंट से चालू खाता है उसमें कहीं ना कहीं घाटा, डिफिशिएट देखने को मिलेगा। पहला लिख सकते हो यहाँ पे चालू खाता, ठीक है, घाटा देखने को मिल सकता है।
दूसरा इसमें पॉइंट्स लिख सकते हो कि जो हमारी करेंसी है, रुपया है, वो कहीं ना कहीं क्या कर जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। और देखने को भी मिला था, तो रुपया क्या हो जाएगा बेटा, कमज़ोर। ठीक है, फिर इन्फ्लेशन, महंगाई क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना, कीमतें प्रभावित होने लगेगी, है ना, तो बहुत नुकसान देखने को मिल सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद भारत के संदर्भ के बाद चुनौतियाँ, चुनौतियाँ क्या हैं वैश्विक स्तर पर। अब चूंकि आपको पता है ईरान, अमेरिका, लेकिन अमेरिका तो बाद में है, इजराइल पहले था, तो सपोर्ट में है अमेरिका, तो इसमें हम कह सकते हैं कि ईरान, ईरान, अमेरिका, अमेरिका, इजराइल, इजराइल, तनाव, तनाव। यमन में आ जाइए हुती, है ना, हुती, हुती विद्रोहियों के, विद्रोहियों के ड्रोन मिसाइल हमले, मिसाइल हमले, हमले। अभी आपने देखा था हार्मूज के अंदर क्या हुआ था, माइंस बिछा दिया गया था, हमले, माइंस, तथा असीमित युद्ध, मतलब रोक नहीं सकता, असीमित युद्ध, असीमित युद्ध, मार्ग को अत्यधिक युद्ध, मार्ग को अत्यधिक, अत्यधिक संवेदनशील बनाते हैं बेटा, संवेदनशील क्या करते हैं, बनाते हैं। ये 250 वर्ड में है, ध्यान रखिएगा। लास्ट में एक और इसका बस आपको एक पॉइंट लिखना है, चुनौती के बाद आता है बेटा इसका निष्कर्ष, कि अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कंक्लूड करना, कि सर हम इसको कंक्लूड कैसे करें, है ना, तो निष्कर्ष में इसमें क्या लिख सकते हैं, निष्कर्ष। ठीक है, हरमुज जल डमरू लिखिएगा इसमें, जल डमरू केवल एक भौगोलिक, केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा का, बल्कि वैश्विक ऊर्जा, भू राजनीति का, भू राजनीति के केंद्र बिंदु हैं, केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु है। इसमें एक लाइन और लिख लीजिएगा, देन कंप्लीट हो जाएगा ये पूरी तरह से। अब ये तो निष्कर्ष हमने ऐसे लिख लिया वैश्विक स्तर पर। अब भारत के रेफरेंस में भी एक थोड़ा सा जोड़ दीजिए रेफरेंस, कि भारत, भारत को दीर्घकाल या दीर्घकालिक, को दीर्घकालिक लंबे समय के लिए,
दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए आयात स्रोतों का डाइवर्सिटी, आयात स्रोतों का और डाइवर्सिटी मतलब विविधीकरण, समुद्री शासन इस क्षमता लिखिएगा, क्षमता निर्माण तथा स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को तेज करना होगा, है ना। क्या करना होगा? तेज बेटा क्या है, करना होगा। ये कंप्लीटली हमने आपको क्या किया है, स्टेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर 250 वर्ड में आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये चूंकि पहली क्लास था तो संभवतः हमें ऐसा लगता है कि आपको इस पहली क्लास से, देखो दो तरह से चीजें हो सकती थी, या तो हम केवल समझा दे, जैसे फॉर एग्जांपल दिस, कि हमने आपको क्या किया, हमने इस तरह से समझाना स्टार्ट किया, या तो सिर्फ ये सभी चीजें हम आपको समझा दे और छोड़ दे कि बेटा आप लिख लेना। लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है, हम जान रहे हैं बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो फर्स्ट टाइम पेपर देने के लिए जा रहे हैं, सेकेंड टाइम भी जो विद्यार्थी जा रहे हैं उनको भी समस्या होती है कि सर हम जब लिख रहे हैं तो वो चीज़ें दिमाग में आती नहीं है। तो अभी क्या है ना, एक हमारी और आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बैठ जाए अच्छे से, है ना। आप ऑन रोड आ जाओ, रोड पे आ जाओ, धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर दो आप, है ना। उसके बाद हम इस बिंदु को केवल डिस्क्राइब कर देंगे खड़ा होके आपके सामने कि व्हाट इज, मतलब ज्योग्राफिकल्स, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ ज्योग्राफिकल्स, लाइक हॉर्मूज का भौगोलिक जो महत्व है वो क्या है, ऐतिहासिक क्या है, या रणनीतिक क्या है, या आर्थिक क्या है, ऐसे करके बहुत सारे और भी टॉपिक्स होंगे, है ना। तो चूंकि आज पहली क्लास था, हमें पता है कि अगर मैं इस तरह खड़ा होके और इस तरह से केवल इस तरह से समझा के चला जाते ना, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते जो लिखने के पहले सोचते कि सर हम लिखे क्या, हम स्टार्ट क्या करें सर। अब भौगोलिक में अंदर हम वो भर भर के लिख देते, पैराग्राफ में लिख देते। अब आप सोचो मैंने आपके सामने किस तरह से 250 वर्ड में लिखा है, आपको लग रहा है कि सर ये टफ है। हमने हर एक बिंदुओं से मुश्किल से 2-2, 4-4 लाइन, 5-5 लाइन लिया है और उसको एक फ्रेम कर दिया है और फ्रेम करके एक सीक्वेंस में लिख दिया। अगर हम सब चाहे तो यहाँ पे इसको और अच्छा एलोब्रेट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, माइंड मैप यूज कर सकते हैं, डायग्राम यूज कर सकते हैं, बट हमने अभी फिलहाल किया नहीं है, आप कर सकते हो। लेकिन फिर भी हमने एक हिंट्स के तौर पे आपको छोटा सा यहाँ पे दिखाया कि जब हमने स्टार्ट किया यहाँ से आंसर राइटिंग आपकी कंप्लीटली, तो यहाँ पे एक छोटा सा हमने बना दिया है माइंड मैप टाइप का, और उसके बाद परिचय के रूप में आप पूरा लिख सकते हो इस तरह से। आराम से एक बेहतरीन नंबर आप पाओगे, टू द पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट है। एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो वो पॉइंट्स ही आपका देखेगा, अच्छा बच्चे ने ऐसे किया है, बच्चे ने ऐसे किया है। तो जो भी कुछ है, जो भी चीज इसमें हमने आपको बताई है वो बिल्कुल टू द पॉइंट है बेटा, रेलेवेंट है आपके परीक्षा के लिए। आपको ना अभी थोड़ा सा रोड पे आ जाइए, जैसे जैसे आप थोड़ा सा ऊपर बढ़ते चलेंगे, रोड पे आते चलेंगे, ये वैसे वैसे हम लिखना कम कर देंगे और फिर हम पॉइंट टू पॉइंट समझाते चलेंगे। मेरे लिए बहुत आसान होता कि हम आपके सामने आते और आपको बोलते कि बेटा ऐसे हो, इस पॉइंट को इस तरह करके ऐसे करेंगे, इसमें ये चीजें होती है, भौगोलिक खासियत ये है, राजनीतिक खासियत ये है, निष्कर्ष में हम ये लिखते हैं, केवल समझा के चले जाते ना। मैं बता रहा हूँ 10 में से 8 बच्चे, 7 बच्चे ऐसे होंगे वो उस चीज को एक्सेलरेट भी नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ये मैंने देखा है, लिखते वक्त कॉपी में उनके दिमाग में आता ही नहीं है कि हम लिखे क्या। तो ये ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी है और वैसे विद्यार्थियों के लिए भी है जो खुद से लिख लेते हैं, लेकिन अगर उनको लग रहा है कि नहीं सर इससे हमें बेनिफिट मिल रहा है, हम पैराग्राफ में लिखते थे बट अब ये पॉइंट्स हमें ऐसे मिल गया है तो इससे हमारी आंसर और ज़्यादा
क्या हो जाएगा, लेखन शैली भी अच्छी हो जाएगी और कम समय में हम अच्छी चीजों को दे पाएंगे। टू द पॉइंट्स जो पूछ रहा है बस हमने उसको मेंशन कर दिया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि जो चीज आज हमने एक टॉपिक, सिंपल टॉपिक है जो कि ज्योग्राफिकल है, विश्व के भूगोल से जुड़ा हुआ टॉपिक है, विश्व के जल डमरू काफी चर्चा में था, इसलिए हमने आपके हरियाणा पीसीएस, नॉट अ यूपीएससी, आपके हरियाणा पीसीएस को ध्यान में रखते हुए, उसको बेस मानते हुए मुख्य परीक्षा से संबंधित वो हर एक महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके हरमुज जल डमरू से जुड़ा हुआ है, वो सभी एक प्रश्न के माध्यम से हमने उत्तर लिख के आपको समझाया है और दिखाया है कि बेटा ऐसे ही फाइनल एग्जाम में लिखेंगे। इससे संबंधित किसी तरह की अगर आपको मन में कोई दुविधा हो तो आप कमेंट्स जरूर से करिए। आप ये चाहते हैं कि हाँ सर ऐसे ही रेगुलर एक एक टॉपिक पे हम लोग हर दिन करें एग्जाम टिल एग्जामिनेशन, जैसे आज ज्योग्राफिकल है, कल हम हिस्टोरिकल लेके आएंगे, हो सकता है कि पॉलिटिकल लेके आए, साइंस एंड टेक के ऊपर लेके आए, हरियाणा हिस्ट्री पे लेके आए। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हम सब ऐसे ही डिस्क्राइब में लिखना चाहते हैं, आप ऐसे ही लिख के बताइए एक एक चीज को, तो कमेंट जरूर से करिएगा कि हाँ सर हम ये चाहते हैं कि ऐसे ही डिटेल्स में लिख के बताइए, जिससे हमारी लेखन शैली और बेहतर हो सके। बिकॉज ऑफ कि सर नॉलेज है, हम सब जानते हैं, अगर आपने प्रीलिम्स परीक्षा पास की तो बिना नॉलेज के तो पास नहीं किया होगा। सब कुछ आपके पास है तभी पास किया है, अच्छे से पढ़ाई किया है तभी पास किया है। अब आपके पास एक लेखन शैली होनी चाहिए कि हम कैसे लिखे, हमारी आंसर राइटिंग कैसे बेहतर हो सकती है। तो ये एक तरीका है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर ऐसे ही लेके आइए तो कमेंट में जरूर से करिएगा। नेक्स्ट क्लासेस होगी वो नेक्स्ट टॉपिक पे होगी, अलग टॉपिक होगी, उस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, आशा है कि क्लास आप सभी को बेहतर लगेगी और कमेंट्स और लाइक करना नहीं भूलिएगा। जैसा भी हो कमेंट जरूर से करिए कि हाँ सर बेहतर है, हम इसको और भी बेहतर तरीके से आगे लेके चलेंगे, अलग अलग टॉपिक्स पे लेके आइए। ठीक, तो शुभकामनाएं आप सभी विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए। मेहनत से पढ़ाई करिए, बाकी हम सब डेली मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।